गुड इवनिंग टू ऑल। उम्मीद है आप सबके एग्जाम अच्छे गए होंगे जो देख रहे हैं, और जिनका होने वाला है उनका अच्छा जाएगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और जो भी बताऊंगा ना तो यार प्लीज शब्दों में ध्यान देना, क्योंकि मैथ जो है ना तो शब्दों से ही उसका मेन खेल रहता है। तो ठीक है ना, जैसा कि ये सामने लिखा हुआ है कि रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो शिफ्ट में आए तो मैं आज उनके छाट के अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ, उससे बड़े बड़े जो थोड़े इनमें थोड़ा टाइम लगेगा। और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी वो अच्छे ही होंगे, क्योंकि मैं अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ। ठीक है ना, तो मिक्स टाइप के हैं सीबीटी 2 के हिसाब से और रेलवे ग्रुप डी, क्योंकि आप में ही से कई ग्रुप इसमें जाएंगे, सीबीटी 2 को ही देंगे एनटीपीसी। और टाइम तो सेम ही है, ज्यादा बचा नहीं है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का और सभी का जिसका है ना, इनके सबके क्वेश्चंस लाया हूँ। तो मैं उनको शॉर्ट जो मेथड होती है उस हिसाब से आपको बताऊंगा, लेकिन इतना भी शॉर्ट नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। मैं दोनों तरीके आपको बल्कि बता दूंगा, बस आपको ध्यान देखना। इसके पहले भी मैंने एक दो वीडियो डाली है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड, तो उनको भी देख लेना। हालांकि उसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, मैं एक इजी ही मान लो, बट आप उनके तरीके देख सकते हो, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ठीक है, मेरा नाम शुभम है। तो आइए चलते हैं आगे। और मैं भाई जो वो बताऊंगा ना आपको फॉर्मूले, तो उनको ध्यान से देख लेना, बल्कि दिमाग में लिख लेना या नोट कर लेना, जैसे आपको नेक्स्ट टाइम काम दे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कभी कभी आ ही जाता है बीच बीच में, किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है। ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन आपका कि 1 2 मतलब 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, उनसे 4 अंक की संख्या में ना 4 डिजिट नंबर बनाना है, जो कि 5 से डिविजिबल हो और कोई भी अंक दोहराया ना जाए। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो क्या है, जब ये क्वेश्चन कभी आएंगे तो अपने को क्या चाहिए, 4 डिजिट की नंबर बताना है। तो एक 4 डिजिट चाहिए अपने को। तो मान लो कि ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट, ये 4 डिजिट है ना। 4 डिजिट की नंबर चाहिए हमें, जिसमें जो कि क्या है 5 से डिविजिबल हो। और एक और शर्त बोला है कि, एक और शर्त क्या है कि 5 से वो डिविजिबल हो, लेकिन हाँ अंक दोहराया ना जाए, अंक भी रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे एक बार आपने 6 ले लिया तो दोबारा नेक्स्ट डिजिट में 6 नहीं आना चाहिए, इनका कहना ये है। तो क्या करेंगे, समझ में आ गया ना कि डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब एक बार जिनको ले लिया आप उसको आप दोबारा नहीं लोगे। तो ठीक है, तो अपने पास देखो अवेलेबल कितने हैं, 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 है। अब क्या है कि 4 अंक की संख्या बनाने की 1 2 3 4 डिजिट ले ली हमने, जो कि 5 डिविजिबल हो। 5 डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि या तो लास्ट में 5 हो या तो 0 हो। भाई जैसे 10 में लास्ट में 0 है तो 5 डिविजिबल होगा ये, और 5 है तो डिविजिबल तो होना ही होना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो कि लास्ट में हमने 5 को फिक्स कर दिया। 5 को फिक्स करना मतलब एक नंबर हमने यहाँ फिक्स कर दिया। अब इनका ये कह रहे हैं कि ये नंबर मतलब कि रिपीट ना हो, तो जब आपने 6 अंक हैं, 6 में से एक आपने अंक यहाँ पे फिक्स कर दिया है ना, यहाँ पे एक अंक फिक्स कर दिया 5 नंबर को, 5 नंबर पे एक अंक माना है ना, वो एक नंबर आपने फिक्स कर दिया। तो हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 6 में से एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया, तो हमारे पास अब बचे 5। नेक्स्ट डिजिट बनाने के लिए हमें 5 अंक अवेलेबल है, ध्यान से सुनना। अब 5 में से एक नंबर आप यहाँ पे कोई रख दोगे, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर लिया, तो अब मान लो 1 2 3 4 और 6 बचे आपके पास। तो इनमें से आप एक नंबर यहाँ, टोटल है ना 1 2 3 और 4 और 6, टोटल 5 नंबर बचे। तो 5 में से यहाँ किसी को भी एक को ले लोगे, 5 अवेलेबल है। तो यहाँ पे जब किसी एक को ले लोगे तो अगला डिजिट बनाने के लिए आपके पास 4 नंबर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, अब जब 4 अवेलेबल है, 4 में से एक यहाँ आप सेलेक्ट कर लोगे, तो अगला अंक बनाने के लिए 3 अवेलेबल रहेंगे। तो 5, ये हमेशा ये इंटू होगा, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 है ना, 5 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। तो आंसर हमारा आ गया 60। समझ गए, एक बार फिर से बता दूं। 4 नंबर लेने हैं हमको, जैसे 3 अंक हम बताते हैं। मालूम को हमें दिया है कि 1 2 3 को लेके हमें 3 नंबर मतलब 3 अंक की संख्या बनानी है, जिसमें से बोल दिया है कि रिपीटेशन ना हो, रिपीट ना हो। तो रिपीट ना हो तो मान लो 3 में से हमने एक अंक यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। 3 अंक अवेलेबल है, तो ये कंडीशन नहीं किससे डिविजिबल हो, 3 अंक हमारे पास अवेलेबल है। अब 3 में से हमने एक सेलेक्ट कर लिया तो हमारे पास 2 अंक अवेलेबल है, फिर 2 में से एक सेलेक्ट कर लिया तो एक अवेलेबल है। तो इनको और तुमको और अच्छे से बताता हूँ, देखना दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी अगर समझ गए तो।
1 2 3 3 नंबर है, 3 नंबर से हमें 3 अंक की संख्या बनानी। तो मान लो हमने ले लिया है 3 को ले लिया, ठीक है ना। अब हमारे पास अवेलेबल क्या है, 2 अंक है ना। दो में से आप अब दो में से किसी एक को चुन लिए, तो मान लो तुमने 2 को रख लिया, तो लास्ट में बचा 123 संख्या बन गई। या फिर आपने 3 को अगर सेलेक्ट किया, तो अब 2 में से अगर एक को ले लिए, तो फिर लास्ट में बचा 2। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक नंबर फिक्स कर लिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमें से 2 में संख्याएं बची, 2 में से एक को रख लिया, तो फिर बची एक संख्या। ये यहीं पे बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने नंबर लेके बताया है और यहाँ पे जो अवेलेबल नंबर उनको रख के बताया है। तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसा ही करेंगे, बस कंडीशन ध्यान दे के करना। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो और तगड़ा है। क्या कह रहा है, ए प्लस बी मिलकर 10 घंटे में टैंक भरते हैं। ए अकेला 15 घंटे में भर सकता है ना। कह रहा है ए कुछ समय अकेले काम करता है, फिर बी उससे जुड़ जाता है और टैंक ए के समय से 2 घंटे पहले भर जाता है। तो ये पूछ रहा है कि बी कितने समय बाद जुड़ा। इंग्लिश में आप क्वेश्चन देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी का 10 है, ए प्लस बी है ना, टाइम, ये एफिशिएंसी आएगी। 10 घंटे पे करते हैं, टाइम है, ए का अकेला का 15 घंटे टाइम है, ठीक है ना। तो 10 और 15 का एलसीएम लिया जाता है, वर्क है ना। वर्क मान लिए, वर्क हमने क्या मान लिया, 30 मान लिया। तो 30 काम ए प्लस बी अगर 10 दिन में करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी 10 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगी, है ना। और 15 से इनकी एफिशिएंसी ए की 2 आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी की 3 है, तो बी की एक ऑलरेडी आ जाएगी एफिशिएंसी, है ना। आपको पता होगा ना कि दो लोगों को जब टाइम दिया है, तो वर्क दोनों के टाइम का एलसीएम लेके बनाते हैं, जिससे डिविजिबल हो, दोनों से विभाजित हो जाए। तो 10 और 15 का एलसीएम 30 मान लिया, तो 10 से 30 को डिवाइड करोगे तो 3 एफिशिएंसी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, बराबर इफिशियंसी, कार्य क्षमता होती है ना। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 3 ए प्लस बी की वो संयुक्त क्या है, साथ में 3 एफिशिएंसी, ए की 2 है, तो बी की 1 आ गई। अब बोल रहा है कि पहले आपको मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ए कुछ समय अकेले काम करता है, फिर बी जुड़ जाता है और टैंक ए के समय से 2 घंटे पहले, ए का समय क्या है 15 घंटे, तो ए के समय का 2 घंटे पहले माने 13 घंटे में टोटल काम हो जाता है। तो वर्क हमारा कितना है, 30 है, 30 वर्क है, जो कि मान लो कि 13 घंटे, देखो 13 घंटे में काम हुआ, तो ए तो देखो कुछ समय के लिए अकेले करता है, फिर बी जुड़ता है, ठीक है ना। तो मतलब ए पूरा टोटल 13 घंटे काम करता है। ए की इफिशियंसी है क्या, 2 है, ए की इफिशियंसी यहाँ पे 2 है, प्लस 13 माइनस एक्स टाइम के लिए, है ना। 13 माइनस एक्स टाइम के लिए क्या कौन जुड़ता है, बी की एफिशिएंसी ए है। तो 13 दूनी 26 उधर गया, तो 13 माइनस एक्स बराबर, ये 30 में 26 गया तो 4 आया, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर 9 आ जाएगा। कितने घंटे बाद जुड़ा, 9 घंटे बाद, मतलब टोटल 4 घंटे ही काम करता है। अब इसी का शॉर्ट है, शॉर्ट क्या हो गया, वही है, बस आपको लिखना पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है कि भाई देखो ए कुछ समय के लिए अकेले कार्य करता है, फिर बी जुड़ जाता है और टैंक ए के समय से 2 घंटे पहले भर जाता है। तो बस आपको इतना सोचना है कि ए के समय से ए का 15 घंटा दिया है, 2 घंटे पहले, मतलब 13 घंटे में कवर हो जाता है। तो 13 घंटे पूरा काम किया, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो 26 काम कर ही दिया। अब 30 आपने माना, तो बचा 4 काम, तो 4 काम कौन करेगा, बी करेगा। बी की एफिशिएंसी है 4 है, तो टाइम कितना लगा, 4 घंटे। तो 4 घंटे एक काम को, वो बी काम किया 4 घंटे, मतलब नहीं किया, 9 वही जो 9 घंटे बाद सिर्फ 4 घंटे काम करा है बी। ये लास्ट लाइन बी की देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा सॉरी लास्ट लाइन देख लेना, जिससे गलती ना हो। इसमें तुम 4 भी मार के आ सकते थे, लेकिन इसका आंसर 9 है। कितने समय बाद जुड़ा पूछ रहा है, कितने समय बी ने काम किया ये नहीं पूछा है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पे। क्या है, ए 20 दिन में काम करता है ना, एक कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, और क्या है, बी सी से 20% अधिक क्या है, एफिशिएंट है ना। बी सी से 20% अधिक एफिशिएंट है। ए और बी मिलकर 8 दिन में काम करते हैं।
तो सी का पूछा है कितने दिन लगेंगे। स्टार्ट कर दो भाई। ये 20 दिन में करता है, ठीक है। ए और बी मिलकर कितने दिन में, 8 दिन में काम करते हैं। तो ठीक है, टाइम, एफिशिएंसी और ये वर्क। टाइम क्या है, ए कितने दिन में करता है, ए का टाइम है 20 डेज। ए प्लस बी कितना टाइम लेते हैं, 8 डेज लेते हैं। इनका एलसीएम क्या ले लो, 40 ले लो। तो ए 40 को 20 से डिवाइड कर दोगे तो 2, ए की एफिशिएंसी 2 आ गई। ए प्लस बी की कितनी आ गई, 5। ए की 2 है, ए प्लस बी की 5 है एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी ऑलरेडी 3 आ गई, है ना। बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब बोला क्या है कि बी सी से 20% अधिक दक्ष है। बी सी का एफिशिएंसी का रेशियो है ना, एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, बी सी से 20% अधिक दक्ष है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20 को भिन्न में कैसे बदलोगे, 20% मतलब 20/100। तो 20 पंचे 100 मतलब 1/5, इसको अगर भिन्न में बदलोगे, ठीक। तो बी सी से 20% अधिक है, मतलब सी अगर 5 है तो बी 6 है, बी की एफिशिएंसी 6 है ना। 20% अधिक दक्ष है, मतलब अगर सी 100 है तो बी 20% अधिक माने 120 होगा। तो इसको वही सिंपल करोगे तो 6 और 5 आएगा, ठीक है ना। कि अगर सी 5 है तो बी 6 है, एफिशिएंसी 6 है। अब यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 3 आई है, यहाँ पे 6 दे रहा है, ठीक है ना। तो हमने वर्क माना ये हमारा, हमने इसको कांस्टेंट मानेंगे वैल्यू। और ये क्या कहते हैं, ये रेशियो दिया है तो इनको हम कह सकते हैं कि एक्स में बदल लो, समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। तो ठीक है ना। तो 6x की वैल्यू दी है 3, है ना। 6x क्या है, बी की एफिशिएंसी, और बी की एफिशिएंसी है कितनी, 3 है। यहाँ पे ध्यान से देखो जहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ। तो x बराबर आ गया 1/2। तो ठीक है, तो सी की क्या आ जाएगी, सी की 5x है। सी की एफिशिएंसी आ जाएगी बराबर 5x की वैल्यू 1/2, तो मतलब ये क्या आएगा, 2.5 आ गया। अब पूछा है सी को कितने दिन लगेगा, तो 40 काम है। सी का टाइम मतलब वर्क कितना है, 40 वर्क है। इफिशियंसी सी की है कितनी, 2.5 है। तो कितना आ जाएगा, 16 डेज आ जाएगा, है ना। 16 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो स्लो करके फिर से वापस करके देख लेना, ये अलग मामला है यहाँ का। ये अलग है, सेपरेट कर दिया इसको, है ना। ये अलग है, यहाँ पे सी की क्या है, ये एफिशिएंसी मैंने बताई है। आपको ऐसे ही करना है, फटाफट फटाफट फटाफट, बिना रुके। और ज्यादा शॉर्ट मेथड सोचने के चक्कर में नहीं पड़ना, सीधा आपको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। ये क्या है, 300 मीटर की ट्रेन है, 5 किलोमीटर पर आवर की गति से उसी दिशा में चल रही है। किसमें, जिसमें आदमी चल रहा है। आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। अब उसी ट्रेन की 200 मीटर की दूसरी ट्रेन से विपरीत दिशा में टक्कर होती है, मतलब मिलती है, और 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी ट्रेन की हमको स्पीड बताना है। दो कुछ मूल मंत्र याद कर लो। जब कोई ऑब्जेक्ट, दो ट्रेन है, कार है, कुछ भी है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, इनकी जो स्पीड है, याद करना, स्पीड जो है माइनस होगी। जब दो कार सेम डायरेक्शन में, दो ट्रेनें चल रही हैं, इनकी जो स्पीड है वो हमेशा माइनस होती है सेम डायरेक्शन में। और डिस्टेंस, जो दूरी रहेगी ट्रेन की, डिस्टेंस जो है वो हमेशा प्लस होती है। अब और देखो, अगर यही चीजें, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन ऐसे निकल रही है, ठीक है ना, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तब क्या होगा, तब स्पीड प्लस होगी, डिस्टेंस प्लस होगी। मतलब जब सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस, डिस्टेंस प्लस। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ट्रेनें, तो स्पीड भी प्लस होगी, डिस्टेंस भी प्लस हो जाएगी। ठीक है, इसको आप लिख लेना, मैं जा रहा हूँ इसको हटाने। बस इसका मूल मंत्र यही है। और अब एक चीज और बता, देखो, जब स्पीड स्पीड ठीक है ना, स्पीड किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। अब देखो, स्पीड किलोमीटर आवर मीटर पर सेकेंड,
जब स्पीड दी है कैसी आपकी, किलोमीटर पर आवर में, है ना, स्पीड किलोमीटर पर आवर जब दी है तो उसको 5/18 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में लाया जाता है, ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 जब आप करोगे तो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड में हमारी स्पीड निकल के आएगी। और यही अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड में है तो इसको 18/5 से 18/5 से डिवाइड करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगी, हमारी स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में निकल के आएगी। एग्जाम्पल, अगर हमारी स्पीड जैसे मान लो कि 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में स्पीड ले आना है तो कैसे लाओगे, तो 72 इंटू 5/18 करोगे तो 18, 18 4 जाएगा तो 20 मीटर पर सेकेंड हमारी स्पीड हो जाएगी, है ना। ये मीटर पर सेकेंड में है, वो किलोमीटर पर आवर में थी। ये इसका दो चीजें मूल्य हैं, हम हमेशा ये जान लो, ये बेसिक है इसका, तभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हमेशा अक्सर यही करता है कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे दिया और डिस्टेंस हमेशा मीटर में दे दिया, ये कुछ भी चेंज कर सकता है। तो आपको बस इतना याद रख लेना है, दोनों चीज पॉज करना, एक बार कॉपी में लिख के याद करना, फिर सोल्यूशन मतलब सॉल्व करना स्टार्ट करना। तो ठीक है, क्या दिया है कि 5 किलोमीटर गति से उसी दिशा में चल रहे आदमी को 15 सेकंड में पार करती 300 मीटर की ट्रेन। अब ट्रेन ऐसे जा रही है, ठीक, और आदमी भी, इंसान भी इसी दिशा में जा रहा है, तो यार इंसान की तो कोई डिस्टेंस नहीं होगी, पतला दुबला इंसान है, तो इसमें ट्रेन की ही डिस्टेंस मानी जाती है। अगर ये किसी ट्रेन को क्रॉस करती तब उसकी डिस्टेंस देखी जाती, ठीक है। तो हमारी 300 मीटर की ट्रेन बस है यहाँ पे, जो कि 15 सेकंड में, अब देखो क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम आता है। तो डिस्टेंस हमारी 300 मीटर है, टाइम दिया है 15 सेकंड में, स्पीड क्या है, स्पीड मैंने बताया ना कि सेम डायरेक्शन में माइनस होती है, तो माना ट्रेन की स्पीड टी है और इंसान की 5 किलोमीटर पर आवर है, तो माइनस होगी स्पीड। अब स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और देखो डिस्टेंस हमारी मीटर में है, 300 मीटर में, और टाइम भी सेकंड में है, तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, बता चुका हूँ। तो ये इसको सॉल्व करो, 20 टाइम जाएगा, अब ये 5 से 4 टाइम जाएगा, ये 18 क्या है ऊपर चला जाएगा, तो 72 टी माइनस 5 इक्वल टू 72 आ जाएगा। तो टी ट्रेन की स्पीड क्या है, 72,577 क्या आ गई, किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि उसी ट्रेन की, मतलब ये 300 मीटर की ट्रेन थी, 200 मीटर की दूसरी ट्रेन से विपरीत दिशा में टक्कर होती है, विपरीत मतलब एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, ठीक है ना, क्रॉस करती है एक दूसरे को, टक्कर होती है, तो 12 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो क्या है, दूसरी ट्रेन की स्पीड बताना है। फिर से क्या दिया है, डिस्टेंस दी है, इस बार डिस्टेंस प्लस होगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो दोनों एक दूसरे की डिस्टेंस को क्रॉस करेंगी, है ना, 300 मीटर वाली को 200 मीटर वाली क्रॉस करेगी, 200 मीटर वाली को 300 मीटर वाली क्रॉस करेगी, तो टोटल 300 पर 200 कितना हो गया, 500 मीटर की डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है, अब मैंने बताया है कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या है, प्लस होती है, ठीक है। तो स्पीड एक की कितनी है, 77 हमने लाया पहली वाली ट्रेन की, दूसरे की पता करना है तो एक्स स्पीड मान लिया। अब क्या है, ये डिस्टेंस हमारी मीटर में है, स्पीड किलोमीटर में है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा डिस्टेंस 500 मीटर, स्पीड ये है, तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम दिया है 12 सेकेंड। अब टाइम सेकंड में है, स्पीड डिस्टेंस मीटर में है, तो स्पीड भी हमने मीटर पर सेकंड में बना ली है 5/18 से मल्टीप्लाई करके। इसको भी सॉल्व कर लो, ये 18 क्या है ऊपर चला जाएगा, है ना, 18 यहाँ से हटेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 18, है ना। सॉल्व कर लो, 5 से ये 100 टाइम्स और फिर 1800 आ गया, तो
6 त्रिक 18 दूनी 12 300 आ गया तो 150 है ना। 2 से भाई ये कटोगे ना, एक एक करके देखो, सिंपल करके दिखा रहा हूँ, छोटा छोटा भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो ये 50 आया, ये 3 आया, तो 150 आ गया, 150 और ये 77 इधर चला जाएगा, 77 प्लस एक्स बराबर ये आ गया, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 73 आ जाएगा आंसर, ठकाठक। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज देख लेना, मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ लेकिन मैं पूरा करके बता रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। आप पॉज करके देख सकते हो 2 बार 3 बार पीछे करके। ये भाई ये सब बार बार आ रहा है, ग्रुप डी में तो हर बार आ रहा है। देखो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना, इतना याद रहे। देखो, एक कार ए से बी एक्स किलोमीटर आवर जाती है और वापस इतनी स्पीड से आती है, तो पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड क्या है। पहले आप ये क्वेश्चन करो, एक है ना ये वाला, 160 मीटर और 240 मीटर की लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशा में, है ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 8 सेकंड में पार करती हैं और समान दिशा में 20 सेकंड में, मतलब सेम डायरेक्शन में 20 सेकंड में पार करती हैं, तो इनकी गति किलोमीटर पर आवर में क्या है। तो आपको पहले बताया था, आप करो एक बार, इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो कि सेम डायरेक्शन में क्या बताया था, अपोजिट डायरेक्शन में क्या बताया था। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक ऐसे जा रही है, जस्ट वेट, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। इसमें क्या बताया था कि डिस्टेंस प्लस होती है और स्पीड भी प्लस होगी, है ना, क्योंकि मिलके एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो 240 160 कितना हो गया, 400 मीटर में, है ना डिस्टेंस, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम मैंने बताया था। तो डिस्टेंस 400 मीटर, स्पीड स्पीड दोनों की मैंने मान लिया कि दोनों की S1 प्लस S2, तो 8 सेकंड में समान दिशा में S1 प्लस S2, ठीक है, स्पीड पहले की S1 दूसरे की S2 मान लिया, और 8 सेकंड दिया टाइम, 8 सेकंड, तो यार 85 में दिख जाए, 8 मान लो, है ना, तो ये मीटर को भी गायब कर देता हूँ क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में ही है। तो 8 पंच 40, ये आ गया अपना क्या, 8, ये इससे काटे तो ये 5 टाइम्स जाएगा ना, है ना, 8 पंच 40, 8 5 जा 40, 50 आ गया, S1 प्लस S2, है ना, दोनों की स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। अब क्या कह रहा है कि समान दिशा में 20 सेकंड में पार कर रही हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, सेम जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, जब सेम डिस्टेंस है, वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तो डिस्टेंस तो हमेशा प्लस होगी, दोनों दोनों कंडीशन में डिस्टेंस हमारा 400 ही होगा, लेकिन स्पीड आपस में माइनस हो जाएगी, S1 माइनस S2, क्योंकि जो स्पीड ज्यादा वाली रहती है ना, तो उसको थोड़ा टाइम तो लगे, निकल तो जाएगी लेकिन टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि दूसरी ट्रेन भी रन कर रही है, इसलिए माइनस होता है, समझो बात को। तो अब टाइम कितना लग रहा है, देखो 20 सेकंड इसीलिए लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है, तो इससे क्या होगा, 20 टाइम्स जाएगा था ना, S1 माइनस S2, यहाँ पे आ जाएगा 20, तो ठीक है। अब क्या है, S1 प्लस S2 आ गया 8, वो 50 है ना, सॉरी 50, S1 माइनस S2 आ गया 20, तो S1 आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दो, दोनों इनको इक्वेशन को एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, तो प्लस करोगे तो 70 आ जाएगा, 2S1 बराबर 70, S1 हमारा आ जाएगा 35, थोड़ा सा और ऊपर कर दूं, S1 हमारा 35 आ जाएगा। अब दूसरे जब दोबारा माइनस करोगे तो S1 कैंसिल हो जाएगा, 2S2 आ जाएगा, यहाँ पे 2S2 इक्वल टू 30, तो S2 भाई इक्वेशन तो सॉल्व कर लोगे ना, एक बार इनको आपस में प्लस करना, तो 2S1 आएगा, S2 कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस करने में 50 20 70 हो जाएगा। अब जब एक बार माइनस करोगे तो 50 में 20 गए 30 आया, और S1 माइनस कैंसिल हो जाएंगे जब माइनस करोगे इस इक्वेशन को, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो 2S2 बना, तो 30, तो S2 बराबर 15,
अब ध्यान रखना, देखो एक चीज ध्यान रखने की बात, उनकी स्पीड जो है पूछा है किलोमीटर पर आवर में, हमारी स्पीड जो आई है S1 S2 क्या आई है मीटर पर सेकंड में। अब क्यों आई है, क्योंकि डिस्टेंस हमारी मीटर पे थी। ध्यान दो दोनों डिस्टेंस मीटर पे हैं, और जो टाइम हमारा 8 सेकंड और 20 सेकंड दोनों क्या है सेकंड में है। तो मीटर को जब सेकंड से, तो मीटर पर सेकंड में हमारी स्पीड आई है। तो अब इनको क्या है उस पे कन्वर्ट करोगे किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो S1 जो है 35 मीटर पर सेकंड में, 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या था 18/5। तो 7 18 सत्ते कितना, ये 35 हो गया, 35 को 5 7 टाइम जाएगा, और 18 सत्ते 126, 18 7 जा 126, ये क्या आ गई किलोमीटर पर आवर में आ गई। S1 की स्पीड S2 करोगे, S2 हमारा है 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5। तो 5 3 जा, ये आ गया 54 किलोमीटर पर आवर में। अब ऑप्शन चेक करते हैं, शायद ऑप्शन नहीं है, 54 बस है। तो ये इसको कर लो 126। आपको मैंने तरीका समझाने के लिए मैंने दूसरा ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया था, ठीक है ना, कि सेम डायरेक्शन में क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा। एक बार खुद से सॉल्व करना पहले तो इसको, फिर उसके बाद देखना। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इस पे आ गया, इसको सॉल्व करो। अब ये क्वेश्चन है, एक कार ए से बी x किलोमीटर पर आवर से जाती है और वापस x+20 किलोमीटर पर आवर से आती है, तो पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड क्या है। भाई हमेशा बार बार पेल की क्वेश्चन आया है ग्रुप डी में, एनटीपीसी रेलवे मतलब पूछता है। देखो जब डिस्टेंस, याद रखना डिस्टेंस सेम हो जा रहा हो, दो अलग अलग स्पीड दी हो और डिस्टेंस सेम जा रहा हो, डिस्टेंस सेम जा रहा हो सेम आ रहा हो, ठीक है ना, तो कुछ भी जा रहा है उससे मतलब ही हमको डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। डिस्टेंस जब सेम है तो एवरेज स्पीड क्या होगा 2 into S1, मतलब स्पीड पहली स्पीड दूसरी S2 अपॉन S1 प्लस S2 होता है, जब स्पीड तो बार बार बदल रहा है, ठीक है ना, लेकिन डिस्टेंस सेम जा रहा है। स्पीड सेम भी हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर डिस्टेंस सेम जा रहा है, स्पीड बार बार बदल रहा है, कि एक बार 20 किलोमीटर पर आवर से गया, लौटता 30 किलोमीटर पर आवर से है। लौटने को नहीं बोला, मतलब क्वेश्चन घुमा रहा है, लेकिन दिमाग ये लगाना कि डिस्टेंस तो सेम है, जा रहा है आ रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहा है। तो ये होता है एवरेज स्पीड 2 into S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। अब इसको रख दो इसमें फॉर्मूले में। आपको तो इसमें एक्स में मैंने जानबूझ के लिया है, बाकी तो सीधा सीधा रहता है कि 20 किलोमीटर से आवर से जाता है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। तो एवरेज स्पीड बताइए, सीधा पूछता है। तो एवरेज स्पीड दिया है 48, 2 इंटू एस, स्पीड पहली क्या है एक्स किलोमीटर पर आवर से जाता है, स्पीड दूसरी क्या है x+20 है, अपॉन S1 प्लस S2, स्पीड पहली x है दूसरी x+20, तो मिलकर क्या हो गया 2x+20 बन गया। अब इसको सॉल्व करो। ला 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 ला। इसको ब्रैकेट में कर लो भाई, ठीक। अब क्या है, ये 2 से 24 कर लो, ठीक है, कैंसिल, इधर का है बना दी, इधर ही कर लो। तो 24 से गया 48x प्लस 48, 480 बराबर x² प्लस 20x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, ये आ गया x², अगर इधर 0 किए x² माइनस, अगर x² इधर आ गई 48 इधर गया तो 28x माइनस 480 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया द्विघात समीकरण। तो इसको कैसे सॉल्व कर, अभी एक क्वेश्चन जो है ना
इक्वेशन सॉल्व, या तुम इक्वेशन सॉल्व कर लो या तो ऑप्शन रख के चेक कर लो। ऑप्शन यार एक एक करके मेरे को तो देखो आसान होगा इक्वेशन सॉल्व करना। अब क्या है इसमें, इसको सॉल्व करने का आपको तरीका पता है ना, कि दो ऐसी संख्या ढूंढो जिसको गुणा करने पे 480 तो आता है, लेकिन उनका डिफरेंस करने पे क्या आएगा, 28 आए। मतलब उनका अंतर क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मतलब बड़ी संख्या माइनस में रही होगी, छोटी संख्या प्लस पे रही होगी। तो क्या है 480 को क्या करोगे, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो किससे कर ले अपन, 12 12 12 से करते हैं सबसे, तो 12 चौक 48। तो देखो इंटू करने पे 12 चौक 48, 480 हुआ। और अगर 40 माइनस 12 करोगे तो कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। ठीक है, अब माइनस 28 आ रहा है, तो इसका मतलब 40 हमारा माइनस में रहा होगा, 12 हमारा प्लस पे रहा होगा। देखो ये ऐसे बन जाता है कि x, तो 40 माइनस में आ रहा है तो x प्लस 40 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर ये 0 आएगा। तो x बराबर, तो यहाँ पे x माइनस, हाँ x माइनस 40 और ये प्लस में रहा होगा। फिर से सॉल्व करके कर दूं, x माइनस 40 x प्लस 12 बराबर 0। ये इक्वेशन करोगे तो यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 28 एक्स प्लस 480 बराबर 0। तो x बराबर 40 आया, x बराबर -12 आया। तो -12 तो होगी नहीं स्पीड यार माइनस में, तो प्लस पे ही होगी, तो आंसर 40 हमारा आ गया। और जब आपको नहीं मिले ना तो आप ऑप्शन रख के चेक कर सकते हो, ये ऐसा ही है। और हालांकि आपको ग्रुप डी में ना भाई सिर्फ डायरेक्ट डाटा देगा कि 20 से जाता है 30 में, आप यहीं पे डायरेक्ट रखोगे कि स्पीड क्या है, S1 S2 रखोगे, डिवाइड कर दोगे तो आपका एक बार में आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैंने जान के लिए कि इससे आप फंसो नहीं। इक्वेशन सॉल्व करना मुझे लगता है आपको आता होगा, क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं आता होगा तो ये मैंने बता दिया है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भाई ग्रुप डी स्पेशल आयत है, रेक्टेंगल है, उसका जो डायगोनल है विकर्ण 25 सेंटीमीटर का है और उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर की चौड़ाई। भाई इसमें आपका 2D फिगर है, ग्रुप डी में आएगा, टेंशन मत लेना। तो आयत है, आयत की मान लो कि लेंथ हमने लंबाई मान ली, अरे आयत की लंबाई मिटा दी मैंने, आयत की लेंथ मान लिया a, विड्थ मान ली b। तो जब आयत की लेंथ है मतलब की लंबाई a है, चौड़ाई b है, तो उसका डायगोनल का फार्मूला होता है d। अगर ये डायगोनल होती है भाई देख लो, d बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो d दिया है हमको डायगोनल 25 दिया है, 25 दिया है, 25 इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर। ए की जगह क्या दिया है मान लो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा वो बन गया, स्क्वायर रूट लेंथ मान लो 24 दिया है तो 24 का स्क्वायर प्लस बी, विड्थ नहीं दिया था उसको बी ही मान ली, बी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट जब इधर हटेगा, इधर आएगा, दूसरी साइड आएगा तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब आपको एक और शॉर्ट, हालांकि इसका डायरेक्ट 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576, ये तो ठीक है, लेकिन मान लो यहाँ पे बड़ी संख्याएं आ गई, कुछ भी उठपटांग आ गया, तो ये आप याद रखना एक चीज होती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे जैसे बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी में रखे तो 25 24 49 49 इंटू ए माइनस बी की जगह 25 में 24 घटाए 1 आ गया बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, इसका अंडर रूट लेंगे, जब स्क्वायर था तो इधर आएगा तो अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट 49। तो ये बी बराबर हमारा आ गया 7, आंसर आ गया। ठीक है करके बताया एक एक स्टेप जिससे समझ में आ जाए, बाकी करने लायक था नहीं ये देखो क्वेश्चन भाई, ये कहीं भी आ सकता है। देखो क्वेश्चन क्या है, वर्ग की भुजा, स्क्वायर की जो भुजा है उसको 20% बढ़ाया गया तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा। स्क्वायर का सभी जानते हो कि साइड अगर ए है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है,
एरिया होता है ए स्क्वायर अगर साइड ए है। अब क्या है देखो 20% बढ़ गई क्या वर्ग की भुजा, मतलब अगर पहले है ना, पहले अगर 100 थी तो 20% बढ़ गया, कोई संख्या 100 से 20% बढ़ी तो 120 हो जाएगी। इनका रेशियो ले लियो है ना, ये ले लिए 5 और 6 आ गया। ठीक है रेशियो। तो अब क्या है ए जिसकी साइड मान लो पहले 5 थी अब 6 हो गई, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा, तो बढ़ा कितना 25, 11 बढ़ा। अब 11 बढ़ा है तो आंसर देखो 11 का मल्टीपल ही होगा 44%। लेकिन करके बताता हूँ। 11 की बढ़ोतरी हुई किस पे हुई, बढ़ा कोई चीज बढ़ती किस में है, किससे है, जो चीज कम होता है ना। तो अपना कंपटीशन कम से ही वाले से ही करोगे, बड़े वाले से थोड़ी करोगे। तो 11 बढ़ा किसमें, पहले 25 था उससे 11 बढ़ के 36 हो गया, तो परसेंटेज में 100 किए। 25 चौको 100 तो 11 चौक 44, 44, 11 4 जा 44%। आंसर आ गया। ठीक है चलें आगे। ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 4000 का। जल्दी जल्दी बताता हूँ। वैसे तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, मिश्र धन बन जाता है, प्रिंसिपल है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो P इंटू 1 + R/100 की पावर n। n क्या है, कितने टाइम का बोला है, जैसे 2 वर्ष दिया है तो n बराबर 2 हो जाएगा। r क्या है 10% रेट है तो वो हो जाएगा। ये होता है, लेकिन ये ठीक है फॉर्मूला हो गया। अब अपने को अपने तरीके से करना है। तो 4000 रुपए है 10% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो आप कहीं करोगे ना, आपने को सिर्फ ब्याज बताना है, ठीक है ना, मूलधन नहीं बताना है, मतलब कि प्रिंसिपल नहीं बताना है। तो 4000 10% की दर है तो एक तो देख लो ये 11/10 हो जाएगा, क्योंकि 110/100 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 10% है कोई चीज 10% की दर से, तो ये मैं वही बता रहा हूँ 1 + R/100 करोगे तुम तो ये इसका ये हो जाएगा। यही मैं बता रहा हूँ, अच्छे से बताता हूँ, परेशान ना हूं ना। प्रिंसिपल हमारा 4000 है, ठीक है ना। आर है 10, 1 + 10/100। पहले आराम से बता दो कि कहीं बोलो कि गंदा बता रहे हैं। 4000 प्रिंसिपल, ये 100 उधर गया, 110/100 भाई, यही ना करोगे, 110/100 की पावर 2, तो ये बन जाएगा 4000। बच्चों जैसे बता रहा हूँ, ये 0 0 कैंसिल, 11 का स्क्वायर 1 to 1, 10 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 100 हो गया, ये डबल 0 गए तो इधर करोगे तो 0 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4, 4840 टोटल हमारा क्या आया। ये प्रिंसिपल मतलब मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज है ना, प्रिंसिपल प्लस जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो बन गया। तो पूछा है हमको चक्रवृद्धि ब्याज, 4840 में 4000 माइनस करोगे तो 840 हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ फॉर्मूले से। अब देखो क्या होता है, फर्स्ट ईयर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, सेकेंड ईयर मान लो कि पहले 10% ब्याज थी तो 10% मिलेगा, फिर हमको कितना मिलेगा, दूसरे साल भी 10% ब्याज मिलेगी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, अब ये हमें 10% जो ब्याज मिला ना पहले साल का, इस ब्याज का भी दूसरे साल ब्याज मिलेगा, है ना। क्योंकि ये धन मूलधन में जाके जुड़ जाता है, ये 10% हमको जो मिला पहले साल, दूसरे साल भी प्रिंसिपल का है ना, प्रिंसिपल का 10%, प्रिंसिपल का 10%। लेकिन अब ये क्या है, इंटरेस्ट का भी 10% मिलेगा। मतलब ये दूसरे साल मुझे ये प्लस ये है, दूसरे साल 10 का भी 10% मिलेगा, बराबर 1% आ गया। ठीक है, तो 10 10 20 21% मिलता है, यही याद रखना है ना। तो डायरेक्ट 4000 का 21% आप निकालोगे तो वही आएगा 0 4 1 जा 4 4 2 जा 8।
आपका 840 आंसर आ गई। ये आपको तरीका नहीं करना है, ठीक है ना, फॉर्मूले से इसको हटा दो, गायब कर दो। ठीक है ना। अब यही 3 साल का भी अगर पूछता है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो पहले आपको 10 साल मिलता, दूसरे साल 10 साल, 10%, 10% तो मिलता ही प्रिंसिपल का, ठीक है ना। बट दूसरे साल आपको इस ब्याज का, इस ब्याज, ये जो 10% ब्याज है इसका भी 10% करोगे तो ये 1% आ गया। और तीसरे साल इन दो 10-10-20% का 10% मिलेगा तो कितना हो गया, 2%। प्लस, ठीक है, प्लस कितना मिलेगा, इस 1% का भी 10% मिलेगा इस ब्याज का। तो कितना, एक का 10% निकालोगे, यहाँ पे निकाल के दिखा दो, वहां नहीं गंदा करूंगा, एक का 10% निकालोगे तो 0.1 आता है। ये 0.1 आ गया। तो आपको याद रखना है कि 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज 10, 10, 20, 30 प्लस 2 32 प्लस 1 33, एक ये 0.1, तो 33.1% होता है 3 साल का। और 2 साल का 10% होता है, 10% के हिसाब से 21% आता है। 10, 10, 20 और ये +1%। ठीक है ना। तो 2 साल का 21% आता है, 3 साल का 33.1% आता है। डायरेक्ट याद रखना, बार बार नहीं निकालना है, सीधी बात। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपका एक और शॉर्टकट इस पे बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है आपका, 5,000 पर 8% से 2 वर्ष का एसआई और सीआई का डिफरेंस। अभी आपको मैंने बताया ना कि पहले साल 10% जैसे मिला, अगर 10% इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का, हमको जो वो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज। फिर सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर भी 10% मिला क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट लगता है। फिर उसके बाद सब कंपाउंड इंटरेस्ट में इस ब्याज का 10% का 10% मैंने बताया था भी कि 1% मिलेगा। देखो मैंने कहा कितना बढ़िया अरेंज किया है कि क्वेश्चन सेम उसके लग लिया है ना, सेम चैप्टर के, जिससे आपको समझने में आसानी। दोबारा आप खुद करो पहले इसको रोक के, तो आप देखोगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का अंतर कितना आया। फर्स्ट ईयर 10 मिला, और 2 साल का इसमें अगर सिंपल इंटरेस्ट एस आई ये होता है, पहला एस आई, और ये कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट अगर करो ये क्या हो जाता है, ये सी आई हो गया। अब इनका डिफरेंस लो तो एस आई कितना हो गया, 20% एस आई हो गया। सी आई कितना हो गया, 10, 10, 20, 21%। तो कितना आया, 1% का अंतर आया। 1% का अंतर, यही हमारा डिफरेंस होता है। जो ब्याज पे ब्याज मिलती है ना, वही हमारा दूसरे साल का वो होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, जब 2 साल का एस आई और सी आई का डिफरेंस पूछेगा तो वो हमेशा होता है 2 साल का R² अपॉन 100%। ठीक है ना, R² अपॉन 100% हमेशा 2 साल का होता है डिफरेंस। तो आर कितना है हमारा, 8 है, 8 का स्क्वायर 64/100। तो ये प्रिंसिपल का 5,000 का R² अपॉन 100%। तो एक ये 100 आ गया, परसेंट का एक भी 100 लग गया, तो एक ये हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे, जीरो, ये जीरो कैंसिल, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0, 5, 32, एक जीरो ये बचा था तो इससे ये कैंसिल, तो हमारा 32 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको क्यों होता है ऐसा। देखो पहले साल हमको फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर R% बाय ब्याज मिलती है, दूसरी साल भी R% ब्याज मिलती है, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हुई तो ये ब्याज का भी ब्याज मिलता है ना। कंपाउंड के चक्रवृद्धि का मतलब ब्याज तो मिलेगी, ब्याज पे भी ब्याज मिलेगी। तो इस पे तो हमको मिल गई है, फर्स्ट ईयर R% मिला, दूसरे साल का जो R% मिला ये प्रिंसिपल का हो गया। और यहाँ पे ब्याज की ब्याज मतलब आर का भी R%, जो हमारा ये आर यहाँ पे अमाउंट आया, क्या कहते हैं इसको, बोलेंगे इंटरेस्ट आया, उसका भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा किससे, जो हमारा परसेंटेज है। तो ये बन गया हमारा R² अपॉन 100। ठीक है, तो जब आप इनका डिफरेंस लोगे, ये 2 साल का हो गया, 2 साल का हो गया सिंपल इंटरेस्ट, एस आई हो गया कितने का, 2 ईयर का, R+R 2R%।
CI हो गया हमारा 2 ईयर का 2R% ER प्लस आर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100%। तो जब इनका आप डिफरेंस लोगे तो आर स्क्वायर अपॉन 100% बचता है। यही मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि 2 साल का SI CI का डिफरेंस आर स्क्वायर अपॉन 100% होता है। लो भाई, ये परसेंटेज मान लो कि वो प्रॉफिट लॉस मान लो, जो भी मान लो, क्या है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस 40% ज्यादा अधिक अंकित करता है, मेंशन करता है, और 20% की छूट देता है। तो लाभ बताइए पूछ रहा है। लाभ हमेशा याद रखना किस पे होगा, जो आपने लागत लगाई है, कॉस्ट लगाई है, उस पे हमेशा लाभ होता है। हानि भी हमेशा जो है, लॉस भी है, हमेशा कॉस्ट प्राइस लागत पे ही हानि होती है, ये भी याद रखना है। अब कॉस्ट प्राइस 40% अधिक अंकित करता है किस पे, कॉस्ट प्राइस हमारा CP है, मार्क प्राइस जो अंकित मूल्य है 40% अधिक, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो MP 40% हो गया, अधिक किया तो 140 हो गया। अब कह रहा है 20% की छूट देता है। छूट किस में देगा, मार्क प्राइस पे देगा ना, मार्क प्राइस पे देगा। तो एक छूट करके जो छूट देके क्या करेगा, बेचेगा ही। तो मार्क प्राइस 140 है, इसमें 20% की छूट मतलब 80% में इसको बेचा। तो ये हो जाएगा आपका 112, 14 112 होता है, 14 8 जा 112 आ गया, 112 आ गया। तो देखो अब क्या है, पूछा है कि लाभ, लाभ किसमें होगा, CP माइनस SP, है ना। तो SP माइनस CP, सॉरी, जो भी ज्यादा हुआ तो SP माइनस CP कर लो इसको। SP, अरे SP साहब, SP माइनस CP बराबर क्या होता है, प्रॉफिट। तो हमारा क्या है, CP 100 है, और ये कितना है, SP कितना है, बेचा कितने में, 112 में। तो 12 का प्रॉफिट हुआ, किस पे, कॉस्ट प्राइस 100 पे, तो परसेंटेज पे यही 12 आ गया आंसर, 12%। ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं सस्ते सवाल पे। हाँ, इस पे ध्यान रखना, दो वस्तुओं का CP समान है, एक को 20% लाभ, दूसरे को 20% हानि पे बेचा जाता है, तो कुल प्रभाव मतलब टोटल ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस, ये पूछने का कोशिश कर रहा है। इन पे डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैंने नीचे लिख के रखा है। जब कॉस्ट प्राइस, जब लागत मूल्य समान होगी, क्या है, लागत मूल्य जब समान है, एक पे R% का फायदा हो रहा है, दूसरे पे R% का नुकसान हो रहा है ना, R% की हानि, दूसरे पे R% का फायदा होता है, तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ठीक है, जब CP सेम हो, एक बार शब्द को पढ़ लेना, जब लागत सेम है दोनों में, और दोनों में सेम परसेंट तो लग रहा है, लेकिन एक पे हानि है, एक पे लाभ है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, डायरेक्ट याद रख लो। और जब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य SP सेम है, तो दो वस्तुएं पे, एक पे R% का लॉस हो रहा है, दूसरे पे R% का प्रॉफिट हो रहा है, तब ओवरऑल क्या होगा, R स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस होगा, लॉस होगा। कब, जब सेलिंग प्राइस सेम है और परसेंट का प्रॉफिट, R% का लॉस हो रहा है। तो कैसे, अब समझो, इन लाइन को दो बार रोक के और पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, फिर समझना। इसका तो मैंने बता दिया कि नो प्रॉफिट नो लॉस कैसे होगा। देखो, मैं भाई ऐसा एग्जांपल लूंगा जो डायरेक्ट कट जाए। मान लो कि यहाँ पे बोला है कॉस्ट प्राइस CP समान है, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस पहली वस्तु, सेकेंड वस्तु, है ना। पहली 100 रुपए की है, दूसरी भी 100 रुपए की, एक को 20% लाभ पे बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 20% लाभ, 100 पे 20%, 120 हो गया। दूसरी को 20% हानि पे बेच रहा है, लॉस पे, तो 100 पे 20% की हानि हुई, तो बेचा कितने में, 80 रुपए में बेचा। अब देखो, कॉस्ट प्राइस हमारा लागत 200 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी 200 रुपए है, तो 200 की खरीदा, 200 में बेचा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है, चलो आगे। अब इस पे देखना, इसको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड वाले को, इस पे क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है। अब हमारा सेलिंग प्राइस में पहले लिख रहा हूँ विक्रय मूल्य, एक CP मतलब कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, ठीक है, मिक्स लैंग्वेज में दिखा हो, इतना तो आपको पता होगा। सेलिंग प्राइस मैंने मान लिया कि 120 रुपए में बेचता हूँ, सेलिंग प्राइस सेम है कितने, किसका, दो वस्तुओं का, दो की यहाँ बात हो रही है। तो 120 रुपए में मैंने बेचा दो वस्तुओं को, एक पे R% की हानि हो रही, R हमने मान लिया कि 20% है, ठीक है ना, 20% की हानि हो रही, तो 120 पे 20% की हानि हुई है बेचने पर। याद रखना सेलिंग प्राइस सेम है, 120 पे हमने बेचा है, ये हमारा SP है, सेलिंग प्राइस है, और
हमारा कहते हैं हानि, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, इसको एसपी को भाई एक सेकंड, जब हमने एसपी माना ही है, ये हमको नहीं तो रेशियो थोड़ी लेना है। 120 रुपए में हमने बेचा, कितने आर परसेंट की हानि, आर परसेंट हमने 20 मान लिया, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है जिसमें हमने 20% की हानि हुई, तो मतलब 80% में कॉस्ट प्राइस की बेचा है ना। तो ये कितना आ गया, 8 से गया ये 15 बार, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 150, 15 दाम 150, मतलब हमारा सीपी 150 था, हमने 20% के लॉस में 120 से बेच दिया था। अब दूसरी वस्तु भी 120 में हमने बेची है, ध्यान देना, लेकिन दूसरी बार हमको आर परसेंट का फायदा हुआ है। तो इसमें भी 120 रुपए की चीज है, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा फायदा भी होता है घाटा भी होता है, तो सीपी का हमने 20% फायदा माने 120% पे बेचा, तो 120 कटा, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस हमारा इस बार 100 आ गया, ये 100 उधर चला जाएगा, 100 यहाँ आ जाएगा, ये सीपी हमारा 100 आ गया, ठीक है। तो दूसरे का सीपी हमारा 100 था, अब देखना 120 240 रुपए हमें हमने बेचा, खरीदा कितना था 150 100 250 में खरीदा था, तो खरीदा 250 में, बेचा 240 में, तो कितने का नुकसान हुआ हमको, 10 का नुकसान हुआ। अब 10 का नुकसान हुआ कितने पे, भाई लागत पे नुकसान हुआ 250 पे, तो इसको परसेंटेज में निकालोगे, ये क्या कहते हैं जीरो, 10 10 100, तो 25 चौको 100, तो इक्वल टू 4% आ गया हमारा, 4% का हमको क्या हुआ, लॉस हुआ, भाई 10 रुपए का नुकसान हुआ 250 में, तो 4% का लॉस हुआ। तो यही हमने बताया था कि जैसे देखो मैंने यहाँ पे 20% माना था ना, इस पे यहाँ पे आर मैंने 20% मान लिया था ना, तो 20%, तो हमने क्या बताया कि जब एसपी सेम हो दो वस्तुओं का, एक पे आर परसेंट का प्रॉफिट, एक में आर परसेंट का लॉस हो रहा है हानि, तो लॉस हमेशा आर स्क्वायर अपॉन 100 का होता है, यहाँ हमारा आंसर 4 है, तो आर की वैल्यू हमने 20 मानी है, 20 का स्क्वायर लिखोगे 20 इंटू 20 400 अपॉन 100, परसेंट का परसेंट, सॉरी परसेंट का भी नहीं लगाना, परसेंट तो निकाल ही रहे, तो आर स्क्वायर अपॉन 100% आता है ना आंसर हमारा, जीरो जीरो ये कट गया, तो 2 दूनी 4% हमारा आंसर आ गया। तो आपको अगली बार से डायरेक्ट याद रखना, मेरा बताने का मकसद उद्देश्य यही था, ठीक है ना। आर स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस होता है, ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया हो। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इजी है, हर बार आता है। देखो जब कभी बोले ना कि x% का लॉस हुआ, y% का फायदा हुआ, जैसे प्लस x% का फायदा हुआ, फिर y% का नुकसान हुआ, तो ओवरऑल अगर पूछता है तो हमेशा याद रखना इसका मंत्र सूत्र जो भी है, प्लस x% y%, अब प्लस इंटू माइनस होता है, माइनस x इंटू वाई अपॉन 100%, ये हमेशा सूत्र याद रखना। ये होता है जब दो चीजों में, एक में लाभ हुआ एक में हानि हुई, या किसी संख्या को बढ़ाया गया, या किसी चीज में पहले x% का प्रॉफिट हुआ फिर y% का लॉस हुआ, तो ओवरऑल यही आता है, ठीक है। तो सेम चीजें होनी चाहिए बस, तो 25% वही संख्या को बढ़ाया गया, तो प्लस 25%, अब माइनस 20% घटाया गया तो 20%, अब प्लस माइनस माइनस आ गया, 25 इंटू 20 अपॉन 100%, तो ये 20 25 100, 5 से 5 टाइम 5, तो ये क्या गया, 25 में 20 गए 5%, और यहाँ पे भी 5% आया, -5%, तो 0%, ठीक है ना। तो अंतिम प्रभाव 0% पड़ा, ये याद रखना। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता रहा हूँ, टाइम ज्यादा जा रहा है। 1/x माइनस 1/y, ये तो आप कर लोगे ना, 1/, इसको सॉल्व करना है, ये नहीं करोगे तो फिर देखो दिक्कत है। ये आप देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो। ए बी सी डी डायरेक्ट याद रखना, ए और डी पूछा है ना, ए कहाँ है, यहाँ है, डी यहाँ है लास्ट में, तो ए की ए आया 4 इंटू 3 इंटू 14, और ये डी आ जाएगा बी इंटू 7 इंटू 5, तो 4 इंटू 3 इंटू 14, ये आ गया आपका 9 इंटू 7 इंटू 5, ए से डी का रेशियो। 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, तो 8 रेशियो 15 आपका आ जाएगा आंसर, 8 रेशियो 35 35 क्यों, इसको 15 बना लो।
यही आपका आंसर आएगा, इसको याद रखना। ये तो गलत है। ये याद रखना भाई। x प्लस वन अपॉन एक्स 7 है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होता है k स्क्वायर माइनस 2। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर होता है k क्यूब -3k। आ जाओ, यहाँ पे क्या है, k की वैल्यू 7 है, हमसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो 7 क्यूब -3 इंटू 7, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 343 होता है, 343 -21 बराबर कितना आ जाएगा, 322 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और यही अगर स्क्वायर पूछा होता तो 7 के स्क्वायर -2 हो जाता। ये भी क्वेश्चन देख लो भाई। 7 की पावर 98 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 7 की पावर हमेशा 4 याद रखना क्या होता है, 2401। यही आपसे हमेशा पूछने की कोशिश करेगा, याद रखना। चाहे अगर पूछ ले कि पावर है तो लास्ट शेषफल है, रिमाइंडर पूछ ले, कभी कभी पूछ सकता है कि लास्ट डिजिट क्या आएगी, इसकी कोई भी 7 की पावर देख के दे सकता है। तो हमेशा पहले आप पावर को 4 से सिंप्लीफाई कर लो। तो 7 की पावर 4, अब 98 में डिवाइड करोगे तो 4 टू जा 8, 1 बचा, 4 4 जा 16 बचा 2, है ना, 24 चौको 96 हो गया। अब पावर 2 बची, तो पावर 2 सेपरेट कर लिए, इधर ला लिए। ये तो आपको पता होगा ना कि a की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n होता है। ये आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो ये जान लो, यही मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। और a की पावर m इंटू n को a की पावर m इंटू n ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यही मैंने यहाँ किया है, दोनों चीज सेम ही है। डिवाइडेड बाई 100। अब इससे फायदा क्या होगा देखना, फायदा दिखाता हूँ। 7 की पावर 4 बताया कि 2401 2041, ये पावर इसकी आ जाएगी 24 इंटू 7 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब देखो, तो अब यहाँ पे 2401 आ गया, तो 100 से जब 2401 को डिवाइड करोगे तो 2400 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक। एक की पावर कुछ भी होगी, एक ही आएगा, तो यहाँ पे 1 तो बचेगा ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 7 की पावर 2 को वो किए तो 49 आता है, 7 की पावर 2, यहाँ पे 7 की पावर 2 बराबर 49, 49। ठीक है, 49 डिवाइडेड बाई 100। यार तो 49 जो 100 से डिवाइड करोगे तो जाएगा नहीं, तो 49 ही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा आंसर, याद रख लेना। ऐसे 3 की भी पावर पूछेगा ना, 3 की पावर 4 करोगे तो 81 आता है, उसमें भी लास्ट में जब एक आ गया ना, मतलब यूनिट डिजिट जब आपकी एक आ जाती है ना, तो उसी से क्वेश्चन पूछता है कि यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो उससे सॉल्व करना आसान होगा। नेक्स्ट चलो भाई, ये क्वेश्चन देख लो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो साइन 2 थीटा क्या होगा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा बराबर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, इतना याद रखना। तो बस इसी फॉर्मूले में रख दो। अब क्या है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, भाई 0 है तो साइन उधर चला गया, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है। अब आपको मान याद होगा कि साइन किस में होता है, 45 डिग्री में, है ना। साइन 45 डिग्री बराबर भी होता है, साइन 45 डिग्री बराबर भी 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री बराबर भी 1/√2 होता है। इनको फॉर्मूले में रख दो। तो साइन 2 थीटा पूछा है, 2 इंटू साइन थीटा 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस थीटा बराबर भी 1/√2, ये 2 से 2 √2 आ गया, 2 2 कैंसिल, तो 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलो, ये सीरीज मैंने ले लिया भाई, रेलवे में सीरीज देखो पूछती है। मेरा बताने का ये मतलब था, मैं वैसे तो मैथ ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा बताने का मतलब है कि इनको जब कभी आपको सीरीज में, ये इजी है, जब कुछ ना समझ में आए ना, तो प्लीज इनका डिफरेंस ले लेना, है ना, हमेशा। ये 3 7 का हमेशा पहले डिफरेंस ले लो जब ना समझ में आए। तो ये कितना आ गया, 4 है इनका डिफरेंस, इसका कितना है 8 है, इसका कितना है 16 है, इसका कितना है 32 है। तो नेक्स्ट क्या होगा, अब भाई ये 4 2 जा 8 हो गया, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32,
32 का डबल 64। अब 64 और 63 को ऐड करोगे आपस में तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 127 आ जाएगा। मेरा बताने का उद्देश्य ये था। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको क्या है ना कि टॉपिक वाइज चीजें लाऊं। और मैं, सुनो मेरी बात, मैं पूरी चीजें डिटेल में बताऊंगा, कुछ भी हाइड करके नहीं रखूंगा ना, ठीक है। मेरे पास कुछ वो नहीं है कि मैं बात के लिए रखना है। तो मैं आपको एक एक चीजें परफेक्टली बताऊंगा, बस आप उनको फॉर्मूलों को लिखते चलना। मैं उनका डीप भी बताऊंगा। अभी तो टाइम कम था, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, मेरे साथ जुड़े रहिए आप। आपको मैं कोशिश यही करूंगा कि टॉपिक वाइज चीजें, हर एक पूरी चीज डिटेल में, जिससे आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा कहीं, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।